आज इंटरनेट आज इंटरनेट का कुछ इशू है। इस वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है ना। पता नहीं क्यों हो रहा है आज। होना नहीं चाहिए। वाईफाई फ्लक्चुएट भी कर रहा है। ठीक है, चलिए। जहां तक चल सकता है कराते हैं। चलिए आइए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने स्नबर सर्किट सर्किट को देख लिया। स्नबर सर्किट कैसा है, क्या है। अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये आपके पास प्योर आपका, जिसको हम लोग कहते हैं कि सर ए में नहीं था। अब हम लोग जो जेई में सिर्फ मेंशन है, हीट एंड सिंक के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी थर्मल प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग पूरी चीजें देखने वाले हैं कि सर थर्मल प्रोटेक्शन क्या है, कैसे हम लोग थर्मली प्रोटेक्ट करते हैं एससीआर को। तो बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं, थर्मल प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर। एससीआर का थर्मल प्रोटेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। यानी अगर आपका एससीआर हाई रेटिंग पे वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगा। और हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट की वजह से आपके पास आपका एससीआर बर्न आउट हो सकता है, जो कि आपके डिवाइस को खराब कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, आपकी सप्लाई टूट जाएगी। तो बेसिकली ये आपके जेई के सिलेबस में मेंशन है, ए के सिलेबस में आपके पास नहीं था। तो इसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, SCR get overheated. SCR get overheated. Get overheated. ये आपके पास ज्यादा हीट हो जाएगा। HEATED heated ड्यू टू इंटरनल हीट, या आप कह सकते हो ड्यू टू इंटरनल पावर। इंटरनल पावर इंटरनल पावर की वजह से देयरफॉर देयरफॉर क्या कर देते हैं हम लोग, देयरफॉर इट इज माउंटेड ऑन हीट सिंक। क्या कहते हैं कि एक हीट सिंक लगा देते हैं जो इसकी हीट को लेके चला जाता है। हीट सिंक फॉर थर्मल फॉर थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, एक हीट सिंक इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हीट सिंक क्या करता है, हीट सिंक एक्सट्रैक्ट करा देता है। हीट सिंक एक्सट्रैक्ट heat sink extract the internal heat को एक्सट्रैक्ट करा देता है। द इंटरनल हीट या इंटरनल हीट, हाँ ऐसे कह सकते हैं, इंटरनल हीट को एक्सट्रैक्ट करा देता है। एंड रिड्यूसेस द एंड रिड्यूसेस द एंड रिड्यूसेस द जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। जंक्शन टेम्परेचर को रिड्यूस करता है विथ इन द स्पेसिफिक लिमिट। विद इन द स्पेसिफिक लिमिट, ऐसा नहीं है कि पूरा ही बाहर निकाल देगा। स्पेसिफिक लिमिट, एक लिमिट तक ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब हीट सिंक दिखता कैसे, हीट सिंक होता कैसे। लेट अस सपोज करो कि आपके पास एक लगा हुआ है क्या, एक थायरिस्टर, या आप कह सकते हो कि आपके पास कुछ हीट है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपके पास कुछ हीट है जो आप यहाँ पे कुछ PAV, या आप कह सकते हो कुछ पावर है जो आपने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से, एक एकदम रेसिस्टिव सर्किट की तरह ये दिखता है।
कुछ है नहीं, सिर्फ ये आपको रेसिस्टिव सर्किट की तरह समझना है, देखना है कैसे ये दिखता है, कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली आपके पास ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये आपके पास कुछ ऐसा नजर आएगा कि हम लोगों ने अलग अलग जंक्शंस यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं, जो हीट को लेके क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। ये अलग अलग जंक्शंस हैं जो आपके हीट को लेके क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। ऐसा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो ये आपके हीट को लेके क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, जैसे मैं कह सकता हूं कि सर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा क्या, मान लेता हूं, मान लीजिए ये जे, इसको कह देते हैं सी, जे सी एस एस, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है ए, जे सी एस ए, ऐसे हम लोग जंक्शन का नाम देते हैं। यानी हर एक 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 जंक्शन का नाम दे दिए कि यहाँ पे आपके पास जंक्शन वाला टेम्परेचर है, फिर उसके बाद कंडक्शन वाला है, फिर उसके बाद सरफेस का है, फिर उसके बाद क्या हो गया, एम्बियंट एम्बियंट टेम्परेचर हो गया। ऐसे करके हम लोग इसका नाम देते हैं। और हर एक में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी कुछ ऐसे कि सर यहाँ पे आपके पास ये कुछ आपका पावर लॉस हो रहा होगा, कुछ थर्मल कंडक्ट हो रहा होगा, जस्ट लाइक अ रेसिस्टर। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास हो जाता है थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस हो जाता है। अब इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं, तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग केवीएल लगाते थे वैसे ही इसको भी डिटरमाइन करते हैं कि सर ये आपके पास क्या हो गया, पी ए वी हो गया। और यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास अलग अलग रेसिस्टेंस हर एक सेगमेंट पे लगा हुआ है, अलग अलग रेसिस्टेंस हर एक सेगमेंट पे लगा हुआ है। जैसे जे और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो जे और सी के बीच में आपने लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है तो रेसिस्टेंस नहीं, जे सी, यानी थीटा आप जे सी बोलेंगे। इसी तरह से अगर आप देखोगे, जे और सी के बीच में हो गया, फिर उसके बाद आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, पहले तो ए और बी के बीच में भी है, ए और जे के बीच में, तो ए और जे के बीच में, ए और जे के नहीं, जे और सी के बीच में हो गया, फिर सी और एस के बीच में, तो थीटा सी एस हो गया। फिर एस और ए के बीच में, तो थीटा, थीटा एस ए हो गया। और आपने कहा फिर इसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर आ गया, यानी यहाँ पे आपके पास क्या था, टेम्परेचर, टेम्परेचर जंक्शन वाला था। फिर यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा था, कंडक्शन, मतलब आपने लेके आया, फिर उसके बाद सरफेस वाला, फिर उसके बाद एम्बियंट वाला। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से दिख जाता है। बस एक तरीका है ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग डिटरमाइन कर सकें ए से, जंक्शन से, यानी जे से ए के बीच में कितना कुल टेम्परेचर सिंक लगाना पड़ा, कितना बाहर निकल पा रहा है। तो ये हो जाएगा थीटा जे सी प्लस थीटा सी एस प्लस थीटा एस ए। ये तो टोटल आपके पास आ जाएगा, यानी पी ए वी इज इक्वल्स टू कितना होगा भैया, यहाँ पे देखोगे तो टेम्परेचर एट जंक्शन माइनस कितना हो जाएगा, कितना पावर निकल रहा है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली माइनस कितना, थीटा सी अपॉन में थीटा जे सी हो जाएगा। सर ये हो गया। और यहां से अगर आप देखोगे तो इतना ही लगभग पावर आपके पास निकल, पावर कह सकते हो या हीट कह सकते हो, निकल रहा होगा कितना, थीटा ए माइनस थीटा सी माइनस थीटा एस, थीटा सी माइनस टी एस अपॉन में थीटा सी एस हो जाएगा, थीटा सी एस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, जैसे इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, तो टी एस माइनस टी ए अपॉन में थीटा एस, टी एस माइनस टेम्परेचर ऑफ सरफेस माइनस एम्बियंट अपॉन में थीटा ए हो जाएगा। क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, सेम हीट फ्लो हो रहा है, लगभग लगभग सभी का
ये थर्मल रेसिस्टेंस सेम ही रहता है, तो आपको लगभग ये देखने को मिल जाता है। तो जो रेटिंग ऑफ एससीआर होता है, रेटिंग ऑफ एससीआर अगर आप देखोगे तो ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिख जाता है, कितना पीएवी इन अंडर रूट में कितना पीएवी नजर आ जाता है। ये कहीं और से नहीं लिखा गया है, ये जब आप करंट निकालते हो तब वहां से आपको ये देखने को मिलता है कि करंट रेटिंग में हम लोग कुछ ऐसी बात करते हैं कि जब रेटिंग ऑफ एससीआर बोलते हैं तो आपके पास ऐसा ऑप्टेन हो जाता है, आपके पास ऐसा ऑप्टेन हो जाता है। ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं क्या आप लोग? सेशन में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं क्या? कोई इशू हो रहा है क्या? मेरी वॉइस आ रही है क्या सभी लोगों को? जी सर, आ रहा है। आ रहा है सर। फिर क्यों? आप सर लिंक भेजा है ना, उसमें कोड मांग रहा है, क्लास कोड मांग रहा है। पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है, मतलब दो तीन बार सुबह से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 7:10 से ही कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब और लिंक इंटरनेट रिजेक्ट करता इशू है, आ रहा है। पुराना वाला ही वहाँ से चलता है। हम्म, एक- यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब अगर आपका थायरिस्टर ज्यादा टेम्परेचर को लेके आएगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो आपका पावर रेटिंग क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कभी कभार आपको देखने को मिलता है हीट सिंक से। ये फेमस क्वेश्चन है कि अगर आपका पावर रेटिंग ज्यादा हो जाए तो एससीआर के ऊपर, एससीआर की रेटिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपसे पूछा गया टेम्परेचर अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो एससीआर की रेटिंग के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो अंडर रूट पीएवी, यानी जितना ज्यादा आपका पावर रेटिंग होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना आपका क्या कहोगे, अंडर रूट ऑफ दिस टाइम आपका एससीआर का रेटिंग क्या होगा, ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। अब यहां से हम लोग बात करते हैं कि आपके पास एससीआर की रेटिंग जो होता है वो मेनली एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कूलिंग मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उतना हमारे पास क्या हो जाएगा, बेहतर होते चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग तो और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा कहाँ पे, थोड़ा सा बात अभी फिर से लेके आऊंगा। इसमें हम लोग फिर से आएंगे अभी थोड़ी देर पे। बस ऐसे बात कही गई थी थर्मल प्रोटेक्शन के बारे में एससीआर का, तो मैंने आपको बस एक आइडिया दिया है कि अगर आपका एससीआर चलता है, यानी आपके पास क्या हो रहा है, आपका एससीआर वर्क कर रहा है, तो बेसिकली ये हीट को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एससीआर जो है इसके अंदर ये बाई डायरेक्शनल कंडक्शन है। यानी आप देखोगे तो आपके पास ये जंक्शन J1 हो गया, जंक्शन J2 हो गया, जंक्शन J3 हो गया, यहाँ पे गेट हो गया, ये पी टाइप, पी प्लस एन प्लस और पी एन प्लस एन माइनस, ये हो गया। तो बेसिकली जब करंट आपका फ्लो होता है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या निकलता है, हीट निकलता है। और इस हीट से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको कहते हैं हीट सिंक बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं हीट सिंक। और हीट सिंक का मैंने आपको एक बेसिकली सा आइडिया दिया कि कैसे कैसे हम लोग लगाते हैं। ये हीट सिंक क्या करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालता है। तो हीट सिंक का हम लोग कह देते हैं कि हमें इसको अगर कैलकुलेट करना है तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट से बेहतर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम लोगों ने अलग अलग सिंक लगाया है, और हर एक सिंक का अपना अलग अलग कुछ टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है, जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कुछ आपके पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने का जो तरीका है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच को हम लोग मान लेते हैं रेसिस्टेंस, ट्रीट कर लो रेसिस्टेंस की तरह। तो हर एक जंक्शन पे हम लोगों ने रेसिस्टेंस की तरह इसे लगा दिया और आपके पास अवेलेबल हो गया, तो आपका पावर कुछ हीट ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है कि आपका यहाँ से कुछ ऐसा ऑप्टेन होने लगा। ऐसा नहीं है ये अब आपका टेम्परेचर वाला सेक्शन खत्म हो गया, बस यहाँ तक अभी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने दो तरह का, तीन तरह का प्रोटेक्शन देखा। कौन कौन सा? एक आपका वोल्टेज से डीवी बाई डी का प्रोटेक्शन देखा, उसके बाद डीआई बाई डी का प्रोटेक्शन देखा। इसके लिए हम लोग वोल्टेज स्नबर लगा रहे हैं, ये आपके पास। इसके लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, करंट स्नबर लगा रहे हैं।
उसके बाद हम लोगों ने देखा थर्मल प्रोटेक्शन, जिसके लिए हम लोगों ने हीट सिंक का यूज किया, हीट सिंक का यूज किया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ही देख रहे हैं बेसिकली हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और चौथा प्रोटेक्शन हम लोग देखेंगे गेट का प्रोटेक्शन, कि सर गेट का प्रोटेक्शन भी करना जरूरी है। यानी गेट के ऊपर भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने थायरिस्टर को, कि कहीं अचानक से आपके पास बहुत ज्यादा वोल्टेज ना आ जाए, बहुत ज्यादा करंट ना आ जाए, तो क्या हो जाएगा। हम लोग आएंगे अभी फिर से घूमते फिरते थोड़ी देर और हीट सिंक को देखेंगे, हीट सिंक को देखेंगे, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कौन सा, गेट प्रोटेक्शन के बारे में, कि सर आपके पास गेट प्रोटेक्शन भी होगा, गेट प्रोटेक्शन भी होगा। गेट प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहला बात करते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन की। यानी अगर आप गेट प्रोटेक्शन में देखोगे तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर हम लोग क्या कहते हैं, कि ओवर करंट प्रोटेक्शन कैसा होता है। ओवर करंट, करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन ये कैसा होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सर लेट अस सपोज करिए कि ये आपके पास एक थायरिस्टर, आपके पास क्या है, एक थायरिस्टर, और थायरिस्टर का ये आपके पास गेट है, और ये आपके पास एनोड है, और ये आपके पास कैथोड है। मैंने कहा अगर मेरे को करंट से बचाना है तो मैं इसके अंदर क्या लगा देता हूँ, एक रसिस्टर लगा देता हूँ। यानी आपके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा ना जा पाए। यहाँ पे गेट के अंदर कितना करंट जाए, आईजी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी मिनिमम, जी मिनिमम से ज्यादा रहे, एंड ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू जी मैक्सिमम, जी मैक्सिमम से क्या हो, हमेशा कम रहे। इतना मैं रेसिस्टेंस यहाँ पे डिजाइन करके रख देता हूँ। यानी मैं कह रहा हूँ कनेक्ट, कनेक्ट अ रेसिस्टेंस, connect a resistance in series with, in series with किसके साथ, in series with the gate, the gate to limit the, to limit the, क्या लिमिट करने के लिए, गेट करंट, गेट करंट को लिमिट करने के लिए विथ इन द मैक्सिमम वैल्यू, विथ इन द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के अंदर इसको आपको लिमिट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग बात करें कि सर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में। दूसरा हम लोग बात करते हैं क्या, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में, कि अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाए तो, यानी आपके पास करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, सॉरी ओवर करंट हो, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में, ओवर करंट होगी ना, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट ओवर वोल्टेज, कि सर अगर आपके पास वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाए तब आपको क्या करना है। अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो अचानक से वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो हम लोग क्या करें। तो जैसे आपके पास ये थायरिस्टर है, तो थायरिस्टर आपके पास लगा हुआ करंट को लिमिट करने के लिए सर मैंने रेसिस्टेंस लगा दिया, लेकिन वोल्टेज से बचने के लिए मैं क्या करूं, तो मैं लगा देता हूं जेनर डायोड। जेनर डायोड वर्क करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड क्या वर्क करता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब होगा क्या, जब मैं इस गेट टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो इसका वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होगा जेनर डायोड ब्रेक डाउन करेगा और करंट यहां से फ्लो कर जाएगी। यानी ये हमारा गेट टर्मिनल क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, बचा रहेगा। तो मैंने कहा कनेक्ट अ जेनर डायोड, connect a Zener diode, Zener diode across the gate terminal, gate terminal. It will, it will work as a
वर्क एज अ, कैसे वर्क करेगा? वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ये आपके पास काम करेगा। अब मैं कहा कि सर ऐसा देखो, वोल्टेज रेगुलेटर जब यहाँ पे अचानक से स्पाइक बहुत ज्यादा आ जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ, इफ एनी स्पाइक, या इफ एनी स्पाइक, स्पाइक इन voltage, voltage, then Zener will operate, then Zener will operate, operate, Zener ऑपरेट कर जाएगा, दैट इज शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका गेट क्या हो जाएगा? बच जाएगा, है ना? आपका गेट के अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा। अब एक हम लोग और बात करते हैं कि अगर गेट के अंदर थोड़ा सा भी करंट की वैल्यू ज्यादा या कम हुआ, मतलब गेट को कहा कि भैया मैं यहाँ पे लेटस सपोज करो, सपोज करिए कि 10 एम्पियर पे ये आपके पास ऑन हो जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है, रेसिस्टेंस और जेनर वगैरह लगाने की वजह से यहाँ पे अगर कोई नॉइस आ गया तो आपका ये थायरिस्टर बर्नआउट हो सकता है, क्योंकि एससीआर जो होता है आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि सर आपके पास ये जंक्शन J1 है, जंक्शन J2 है, जंक्शन J3 है, और यहाँ पे आपने IG यानी गेट करंट आपने लगाया है, और यहां से अगर थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन होगा तो ये जो मटेरियल है ये बर्नआउट हो सकता है, हॉट स्पॉट इसके ऊपर पड़ सकता है, कहीं ना कहीं ये थर्मली इफेक्ट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉइस का आना। ये अनवांटेड सिग्नल आना मतलब क्या होता है? नॉइस का आना। यानी हमें क्या करना है, अपने गेट टर्मिनल को नॉइस से भी बचाना है। यानी अगला जो हमारा प्रोटेक्शन होगा गेट टर्मिनल का, वो हमारे पास कैसा होगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नॉइस सिग्नल। तीसरा हम लोग कैसा प्रोटेक्ट करेंगे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नॉइस सिग्नल, नॉइस सिग्नल, नॉइस सिग्नल अगर आ गया तो उसके अगेंस्ट भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। देखना, आपको ऐसे देखने में लगता है कि एससीआर बहुत सस्ता होगा, लेकिन सस्ता नहीं है, इसका प्रोटेक्शन ही बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मैं कह दे रहा हूँ नॉइस क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। नॉइस क्या होता है? नॉइस होता है द अनवांटेड सिग्नल, द अनवांटेड, TED, द अनवांटेड सिग्नल, signal given by the firing circuit, firing circuit, circuit may get false, turn on, the SCR, टर्न ऑन द SCR। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टर्न ऑन द SCR। जैसे मैं यहाँ पे ये भी बना देता हूँ, ये आपके पास लेटेस्ट सपोज करो कि ये आपके पास गेट का करंट है, और इस गेट के करंट की वैल्यू लेटेस्ट सपोज करिए 10 एम्पियर, 10 एम्पियर ज्यादा ही बता रहा हूँ लेकिन ठीक है। मैंने कहा कि ये आपके पास कुछ ऐसा आया, दैट इज ये आपके पास क्या हो गया? नॉइस हो गया। ये आपके पास क्या हो गया? नॉइस हो गया। तो बेसिकली आपने कुछ ऐसा अप्लाई, ये आपके पास कहाँ से आया? ये फायरिंग सर्किट से आपको ऑब्टेन हो जाता है। मैंने कहा इसके लिए हम लोग क्या करें? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हमने कहा वी मस्ट कनेक्ट, वी मस्ट कनेक्ट, वी मस्ट कनेक्ट अ पैरेलल, वी मस्ट कनेक्ट अ पैरेलल आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, हम लोग आरसी सर्किट पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। वी मस्ट कनेक्ट आरसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट अक्रॉस द गेट, अक्रॉस द गेट, गेट के अक्रॉस हम लोग पैरेलल सर्किट कनेक्ट कर देते हैं।
गेट कह लो या गेट टू कैथोड, गेट टू कैथोड, कैथोड टर्मिनल। इलेक्शन खत्म हो गया वहां पे। अच्छा 15 को है ना, आज होगा शायद। टू प्रोटेक्ट द, टू प्रोटेक्ट गेट द गेट अगेंस्ट, अगेंस्ट नॉइस, नॉइस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आपका एस सी आर दिखेगा कैसे, आपका एस सी आर नजर कैसे आएगा, आपका एस सी आर नजर कैसे आएगा कि एस सी आर आपके पास है कैसा, देखना। एक एस सी आर को बनाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, देखिएगा कितना कितना सर्किट हमें लगाना पड़ रहा है। ये हमारा ओवर करंट से बचाएगा, ये हमें ओवर वोल्टेज से बचाएगा, जेनर, ये हो गया। फिर यहाँ पे हमें इसको नॉइस से बचाना है, तो हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया आरसी सर्किट को, सी, और यहाँ पे क्या लगा दिया, आर लगा दिया। अब ये आपके पास कैथोड टर्मिनल हो गया, और ये आपके पास हो गया आईजी, यहां से बहने वाला करंट आपके पास गेट टर्मिनल से फ्लो हो जाएगा, ये आपका गेट टर्मिनल हो गया। और ये जाके आपका बन गया थायरिस्टर, यहां से आप लोड वगैरह कनेक्ट करिए। अभी ये तो मैंने बस ऐसे दिखाया है, ये तो मैंने बस ऐसे दिखाया है। एक गेट के अंदर इतना प्रोटेक्शन आपको दिख रहा है, उसी तरह से वोल्टेज के लिए हम लोगों ने प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया था, स्नबर सर्किट लगाया था। इसी तरह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया था किसके लिए, करंट के लिए, कि ओवर करंट ना फ्लो हो। तो ये हम लोग इतना प्रोटेक्शन लगाते हैं, तब जाके आपका एस सी आर तैयार होता है। देखने में बड़ा आसान सा लगता है कि सर एस सी आर ऐसे ऐसे कर दो ऐसा बन जाएगा, नहीं। एस सी आर के प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर हम लोग बात करें ना एचवीडीसी की, हम लोग दो तरह से पावर को ट्रांसमिट करते हैं। एक कौन सा करते हैं, एक एचवीएसी करते हैं, और दूसरा कौन सा करते हैं, एचवीडीसी करते हैं, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एचवीडीसी की बात करें, पावर सप्लाई में हम लोग किसकी बात करते हैं कि सर एचवीडीसी की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग लगभग 500 किलो वोल्ट, 100 किलो वोल्ट की सप्लाई देते हैं, जिसके अंदर लगभग लगभग आपके पास 5 किलो वोल्ट या 5 किलो एम्पियर का, आप कह सकते हो लगभग इतना रेटिंग का हम लोग एस सी आर से कंडक्ट कराते हैं। यानी एस सी आर हमारे पास रहता है ऑन स्टेट ऑफ स्टेट में, जिसको हम लोग एस सी आर को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग इतना प्रोटेक्शन ना रखें, तो आपका एस सी आर क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। अब एक थायरिस्टर 500 किलो वोल्ट, या आपके पास 500 किलो वोल्ट को होल्ड कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। या मैं आपसे कहूं कि 100 किलो एम्प्स को एक थायरिस्टर लेके जाए, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर आप देखोगे कि हम लोग जो ट्रांसमिशन करते हैं एचवीडीसी की, मैं लिख ही देता हूं, इन एचवीडीसी ट्रांसमिशन, इन एचवीडीसी ट्रांसमिशन, 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 वी आर वर्किंग ऑन, या आप कह सकते हो वी हैव 500 किलो वोल्ट, समझ सकते हो कितना वोल्टेज है, 500 किलो वोल्ट, एंड आप लिख दीजिए कितना, लगभग नियर अबाउट 100 किलो एम्पियर, 100 किलो एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया कि 500 × 10⁻³ 5 लाख वोल्ट्स, 5 लाख वोल्ट्स को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पे 1 लाख करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, मतलब ऑपरेट करा रहे हैं। इतना हम लोग ऑपरेट करा रहे हैं, वी हैव इतना रेटिंग सप्लाई, ये आपके पास क्या है, सप्लाई है। अ, अब क्या हम लोग इतने रेटिंग का एससीआर डिजाइन कर सकते हैं, क्या हम लोग इतने रेटिंग का एससीआर डिजाइन कर सकते हैं कि जो आपके पास एक एससीआर इतना वोल्टेज और इतना करंट को हैंडल कर ले, क्या हम लोग इतना रेटिंग का डिजाइन कर सकते हैं कि इतने वोल्टेज को हैंडल कर ले।
500 किलो वोल्ट, 500 किलो वोल्ट, वो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है। क्या आप सोच सकते हो कि हमारे पास जो एससीआर है इतना वोल्टेज हैंडल कर सकता है? अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा 1000 वोल्ट हैंडल कर लेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 500 किलो वोल्ट, 500 किलो वोल्ट कहाँ से हैंडल कर पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 500 वोल्ट्स को हैंडल कर सकता है, 500 वोल्ट्स को हैंडल कर सकता है। चलो 1000 वोल्ट्स तक आप हैंडल करा दीजिए, चलिए ज्यादा से ज्यादा 1 केवी का आपने हैंडल करा दिया, लेकिन इससे ज्यादा हैंडल कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या यार? मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रहा है मेरी आवाज सर, clear है? आ रहा है तो सर। तो मैंने कहा जो मैं एससीआर बना रहा हूं ये आपके पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा 500 वोल्ट्स, 1000 या 1 किलो वोल्ट केवी तक हैंडल कर सकता है। लेकिन ये कहें कि आप 500 किलो वोल्ट हैंडल कर ले, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, बट वी कैन हैंडल, या वी वी हैव द एससीआर, वी हैव द एससीआर, एससीआर, एससीआर विच विच हैव, जिसके पास क्या है, विच हैव या विच कैन विथ स्टैंड, विच कैन विथ स्टैंड, विथ स्टैंड एट मोस्ट, विथ स्टैंड एट मोस्ट कितना, 5 केवी वोल्टेज एंड कितना हो सकता है, 5 किलो एम्प्स का करंट। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, 5 किलो एम्प्स का करंट आप हैंडल करा सकते हैं ड्यूरिंग, ड्यूरिंग ऑन एंड ऑफ प्रोसेस, ऑन एंड ऑफ प्रोसेस के अंदर, या आप ऑन एंड ऑफ स्टेट के अंदर, ऐसा आप कुछ कर सकते हो। तो अगर मेरे को इसको हैंडल कराना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है कि 5 किलो वोल्ट और 100 किलो एम्पियर को अगर हैंडल कराना है, जिसके लिए मेरे पास 500 किलो वोल्ट एंड 100 किलो एम्पियर के करंट को हैंडल कराना है, और मेरे पास एससीआर 5 किलो वोल्ट और 5 किलो एम्पियर के लिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बताओ भैया, मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एससीआर की जो रेटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा 5 किलो वोल्ट हैंडल कर सकता है, और करंट ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है, ये आपके पास 5 किलो एम्प्स ले सकता है। और मेरे को हैंडल कराना है कितना, 500 किलो वोल्ट, और करंट कितना लेके जाना है, वोल्टेज मेरे को ये चाहिए, और करंट रेटिंग मेरे को जो चाहिए वो चाहिए 100 किलो एम्पियर चाहिए। अब बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एससीआर 5 किलो एम्पियर का है, 5 किलो वोल्ट का है, 500 किलो वोल्ट, 100 किलो एम्पियर को मेरे को हैंडल करना है। क्या करूं मैं, कैसे करूं, कैसे करूं? सर वो वैल्यू को रिड्यूस करा के, इसको, वोल्टेज एंड करंट का वैल्यू को। नहीं, मेरे को तो ट्रांसमिशन करना है ना। ट्रांसमिशन में मेरे पास फिक्स है कि वोल्टेज मेरे को एचवी, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन करना ही है। अगर मैं रिड्यूस करा दिया तो ट्रांसमिट कैसे कर पाऊंगा? लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। बोलो भैया, सर कुछ नहीं तो पता, बताओ। नहीं पता सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग सीरीज में कोई एलिमेंट को कनेक्ट कर दें तो आपके पास क्या होगा? सीरीज में अगर हम लोग कई सारे एलिमेंट को, कई सारे रेसिस्टर को कनेक्ट कर दें तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम लोग सीरीज में कई सारे रेसिस्टर को कनेक्ट कर दें तो वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, टू टू रिमूव, या टू ऐसे लिख देता हूँ, फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज कैपेबिलिटी, फॉर इंक्रीजिंग द voltage capability, voltage capability
वोल्टेज कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एस सी आर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। एंड फॉर करंट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एस सी आर शुड बी इन पैरेलल। आप इसको क्या कर दीजिए, पैरेलल में लगा दीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही एक साथ करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों एससीआर को, दोनों ही वोल्टेज और करंट को एक साथ बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करता हूं, मैं आपके पास कई सारे एससीआर्स को एक साथ कनेक्ट करता हूं। कई सारे एससीआर्स को मैंने क्या कर दिया, एक साथ कनेक्ट कर दिया, है ना। ये आपके पास कई सारे एससीआर्स हो जाएंगे, एक साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। कई सारे एससीआर्स जो हो जाएंगे वो आपके पास एक साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, यानी आपके पास कुछ ऐसा ऑब्टेन हो जाएगा। यानी आपने कहा कई सारे एससीआर्स को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में पैरेलल में आप कनेक्ट करते चले जाएंगे, आपकी कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होते चली जाएगी, आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, आप करंट कैपेबिलिटी और साथ साथ आप वोल्टेज कैपेबिलिटी दोनों को क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। आपने करंट भी बढ़ा दिया और वोल्टेज को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। करंट को भी बढ़ा दिया और आपने क्या कर दिया, वोल्टेज को भी बढ़ा दिया। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने एससीआर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया कि सर आपके पास एससीआर कई सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। अब इससे क्या होगा, यहां से अगर आप देखोगे तो करंट कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगी, यानी पैरेलल कनेक्शन है तो करंट कैपेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। हाँ भैया। हेलो। हाँ बताइए। ये तत्काल वाला कैसे लिखता है वो वाला इलेक्ट्रिक वाला? तुरंत अभी आएगा। तो अभी select करूँ? सर अभी ज्वाइन हुआ है क्या? नहीं, आधा घंटे की क्लास हो चुकी, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, मतलब आप देख लोगे तो हो जाएगा, आप यहाँ से पढ़ लो। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने अगर हमारे पास एससीआर देखोगे, एचवीडीसी में देखोगे तो आपके पास 500 किलो वोल्ट और 100 किलो वोल्ट का हमारे पास रेटिंग होता है। हम लोग लगभग इतना ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास एससीआर जो होता है, एक थायरिस्टर जो होता है वो लगभग 5 किलो वोल्ट और 5 किलो एम्पियर का करंट कैरी करता है। तो हम लोग ने कहा कि अगर मेरे को 500 किलो वोल्ट या 100 किलो एम्पियर का करंट लेना है तो हम क्या करें, तो हम सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, पैरेलल कनेक्शन, और यहाँ पे क्या करें, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन करते हैं। पैरेलल और सीरीज कनेक्शन हम लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि सर आपके पास वोल्टेज और करंट कैपेबिलिटी ऑफ द थायरिस्टर इंक्रीज हो जाता है। वोल्टेज और करंट कैपेबिलिटी ऑफ द थायरिस्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पैरेलल और हम लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में थायरिस्टर को। अब ऐसे बहुत आसान नहीं है इसे कनेक्ट करना। ये देखने में तो आपको लग रहा है कि सर बहुत आसानी से आपने कनेक्ट कर दिया, बहुत आसानी से हो गया, बट ऐसा है नहीं। यानी पैरेलल एंड सीरीज ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एससीआर, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एससीआर को हम लोग कैसे
देखते हैं कैसे एनालाइज करते हैं। यानी हम लोगों ने कहा कि सर फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज एंड करंट कैपेबिलिटी, फॉर इंक्रीजिंग द फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज एंड करंट कैपेबिलिटी एंड करंट कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी वी आर यूजिंग वी आर क्या करते हैं हम लोग, वी आर कनेक्टिंग द SCRs 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 in series and parallel सीरीज और पैरेलल में आप इसे कनेक्ट करेंगे। अब यहां से आपकी एक नई परेशानी शुरू होने लगेगी। क्या? सबसे पहला आपके पास कुछ कुछ बातें हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करेंगे कि करंट की एफिशिएंसी कितनी आएगी। अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो स्ट्रिंग की एफिशिएंसी क्या आएगी। यहाँ से हमारे पास निकलना शुरू हो जाता है डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है। एक नई परेशानी यहाँ से इजाद होना शुरू हो जाती है। अभी देखना मैं क्या क्या परेशानी आपको गिना रहा हूँ। देखिएगा, सबसे सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, कि सर स्ट्रिंग की एफिशिएंसी कितनी होगी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी स्ट्रिंग की एफिशिएंसी कितनी होगी, कि सर स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, कि अगर आप सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो एफिशिएंट कितना होगा। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब है ये आपका मेजरमेंट है कि कितना पावर आप यूटिलाइज कर पा रहे हो SCR की एफिशिएंसी को। अगर आपने किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो हम लोग कहते हैं इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इट इज द मेजर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सर हम यूटिलाइज लोग जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉइज सिग्नल जो कर रहा था और फिर ये पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एस सर दोनों अलग अलग है ना। हाँ हाँ, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई। यहाँ पे हम लोगों ने थायरिस्टर के एक गेट टर्मिनल को प्रोटेक्ट किया है। ये हम्म, सिंगल थायरिस्टर है, सिंगल SCR है। मैंने कहा सिंगल SCR जो है वो 5 kV का है, और ये कितने कितने का रेटिंग ले सकता है भाई, इसके अंदर 5 किलो एम्प्स की करंट जा सकती है, और ये कितने वोल्टेज कर सकता है, 5 kV का हैंडल कर सकता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में जब हम लोग HVDC ट्रांसमिट करते हैं तो वहां पे 500 kV देखने को मिलता है, 500 kilo एम्प्स देखने को मिलता है। तो अब इससे तो पॉसिबल नहीं है, एक थायरिस्टर से तो पॉसिबल नहीं है। एक थायरिस्टर हैंडल कर लेगा क्या 5 kV, नहीं फाइव सर। 100 kilo एम्प्स हैंडल कर लेगा? नहीं। मैंने कहा कि अगर मेरे को इसको ऑपरेट कराना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। जब मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV ऐसे ही हैंडल करते चला जाएगा। कितना? अगर मेरे को 500 kV कराना है तो 5 kV 5 kV एक थायरिस्टर का था, तो 500 यानी 100 थायरिस्टर को मैं ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, × 100, दैट इज इक्वल टू 500 kV का वोल्टेज हैंडल करेगा। अगर एक थायरिस्टर आपके पास, ये वाला स्ट्रिंग अगर आपके पास क्या हो, कि आपके पास सर ये आपके पास 1 kilo एम्प्स को हैंडल कर रहा है, तो मेरे को 100 करना है, तो ऐसे मेरे को 100 थायरिस्टर लगाने पड़ेंगे। यानी 100 kilo एम्प्स का 100 थायरिस्टर ऐसे नहीं लगाने पड़ेंगे, ऐसे 100 पैरेलल सर्किट लगाने पड़ेंगे, तो 100 kilo एम्प्स क्या कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि अब इसको हम लोग स्ट्रिंग बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं। और स्ट्रिंग की एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ये आपके पास यूटिलाइजेशन ऑफ SCR, इट इज द मेजर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ SCR। आप अपने SCR को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ SCR रेटिंग 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 व्हेन string efficiency when string is series connected, ऐसे कर लो, सीरीज कनेक्टेड।
अगर आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है तो कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, यानी स्ट्रिंग स्ट्रिंग यानी इसको हम लोग कह रहे हैं एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज कितना है, टोटल स्ट्रिंग स्ट्रिंग वोल्टेज कितना है। ये ए में नहीं था, जेई में ही मेंशन किया गया है। टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज कितना है, सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर आपके सिलेबस में लिखा है। टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज कितना है, यानी एन टाइम ऑफ कितना है, इंडिविजुअल वोल्टेज, इंडिविजुअल वोल्टेज इंडिविजुअल वोल्टेज ऑफ एससीआर कितना है, इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच एससीआर हर एक एससीआर का इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग कितना है, दैट इज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीआर आ जाता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीआर आपके पास निकल के आता है। ऐसे ही हम लोग को निकालना है क्या, पैरेलल के लिए, यानी स्ट्रिंग करंट एफिशिएंसी निकालना है, स्ट्रिंग करंट एफिशिएंसी। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, टोटल स्ट्रिंग करंट अपॉन में कितना लिखा जाए, कितने नंबर ऑफ थायरिस्टर आपने कनेक्ट किए हैं और इंडिविजुअल करंट रेटिंग कितना है, इंडिविजुअल करंट रेटिंग ऑफ ईच एससीआर हर एक एससीआर का इंडिविजुअल करंट रेटिंग कितना अवेलेबल है। जहां पे एन जो होता है ये नीटा नहीं है, ये एन जो है नंबर ऑफ थायरिस्टर आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल कनेक्शन, कितना आपके पास लगे हुए हैं ये आपके पास ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास एक और फैक्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं डी रेटिंग फैक्टर, डी रेटिंग फैक्टर ऑफ एससीआर, या इसी को हम लोग बोलते हैं डीआरएफ, डी रेटिंग फैक्टर ऑफ एससीआर। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको बताता है क्या कि रिलायबिलिटी ऑफ ए स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग हम लोग कितने आसानी से लगा सकते हैं, यानी इट इज अ मेजर ऑफ क्या, ऑफ द, किसके बारे में है, रिलायबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग, रिलायबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग की रिलायबिलिटी के बारे में आपको दिया रहता है। जैसे डी रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालते हो, 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी, वो करंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वोल्टेज भी आपके पास हो सकता है, सीरीज कनेक्शन भी हो सकता है और पैरेलल कनेक्शन भी आपके पास आ सकता है। ये फॉर्मूला होता है डी रेटिंग फैक्टर का, और ये फॉर्मूला होता है किसका, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इन पैरेलल कनेक्शन, यानी पैरेलल कनेक्शन के बारे में। और ये फॉर्मूला है आपके पास किसका, ये आपके पास आ जाता है, यहाँ पे बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है क्या बक्सा बनाना, ठीक है। ये हमारे पास कुछ होता है, यानी यहाँ से हो सकता है एक आधा क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज ज्यादा पूछता नहीं है। मतलब कभी कभार जेई के पेपर में तो आज तक नहीं दिखा है, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन है तो मे भी चांस है पूछ सकता है, मे भी चांस है पूछ ले, हो भी सकता है कि पूछ ले, हो सकता है एक आधा न्यूमेरिकल दे दे, कुछ भी हो सकता है। मेरा काम है आपको पढ़ा देना, इससे क्वेश्चन करवा देना ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज आए तो आप उससे बच सके। अब यहाँ पे इशू क्या होता है देखना,
जितना आसान ये लग रहा है कि सीरीज और पैरेलल में आप कनेक्ट कर लिए मामला सेट हो जाएगा, नहीं भाई, इतना आसान है नहीं। इतना आसान है नहीं जितना आप सोच रहे हो कि आपने सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर लिया और आपका काम हो गया। ना ना ना, असली परेशानी शुरू अब होती है। असली इशू, असली इंजीनियर का काम शुरू अब होता है। यानी यहां से एक एक चीज आपके पास शुरू होना, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द, problems related series with connected thyristor, connected thyristor। क्या प्रॉब्लम आती है? कोई बता सकता है कुछ कि सर ये प्रॉब्लम आ सकती है? कोई भी बताए कि सर ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, ये परेशानी यहाँ पे हो सकती है। मैंने कहा कि अगर आप देखोगे, मैं बताता हूँ, मैंने कहा कि सर अगर आप देखोगे तो आपके पास अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग हो सकता है। अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग ऑफ, अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग या वोल्टेज ड्यूरिंग द ब्लॉकिंग, वोल्टेज शेयरिंग कर लो या कह दो वोल्टेज, अनइक्वल वोल्टेज हो गया, इस शेयरिंग की बात हो रही है। वोल्टेज ड्यूरिंग द ब्लॉकिंग मोड, द ब्लॉकिंग, ड्यूरिंग द ब्लॉकिंग स्टेट। देखना, इस बात को जरा समझना कि आपने कई सारे एससीआर लगाए हैं, कई सारे एससीआर लगाए हैं, लेकिन उसके अंदर जो ब्लॉकिंग स्टेज है उसके अंदर अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग हो गया है। अनइक्वल क्या हो गया है? वोल्टेज शेयरिंग, वोल्टेज शेयरिंग ऑप्टेन हो गया। जैसे आप बात करोगे कि सर आपके पास एससीआर है, इधर सुनना, आपके पास क्या है? एससीआर। कितने मोड ऑफ ऑपरेशन है एससीआर के अंदर? कोई बताए कितने मोड ऑफ ऑपरेशन है एससीआर के अंदर? कितने मोड ऑफ ऑपरेशन होता है एससीआर के अंदर? Sir, 3 mode: कौन कौन सा? forward conduction, forward blocking, उसके बाद हम्म, reverse blocking था क्या? रिवर्स ब्लॉक। मैंने बस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग की बात की, मैं बस इतना बात कर लेता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैंने कहा बस इतने पे अगर मैं बात करूँ, यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे मैं बात कर लेता हूँ। और उसमें भी मैं क्या कह रहा हूं? अनइक्वल वोल्टेज ड्यूरिंग द ब्लॉकिंग स्टेट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकिंग स्टेट की बात कर रहा हूं। और मैंने कहा कि अगर मैं ऐसी बात कर लेता हूं कि ये आपके पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कहा इसको मैं नाम दे देता हूँ रीजन नंबर 1 में। मैं कह देता हूँ कि सर अगर आपके पास कुछ ऐसा हुआ, आपके पास कुछ ऐसा ऑब्टेन हुआ, तो आपके पास ऐसा कुछ ब्लॉकिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं कहता हूं कि यहां पे आप अगर दो थायरिस्टर को कनेक्ट करिए, आप क्या करिए, लेट अस सपोज करिए कि सर आपके पास दो थायरिस्टर है और इन दो थायरिस्टर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। इन दो थायरिस्टर को आपने कैसे कनेक्ट कर दिया है? सर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया है तो आप इसको थायरिस्टर 1 कहिए और इसको थायरिस्टर 2 कहिए। और आपने कहा है
कि सर अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग है, यानी इसका जो वोल्टेज होगा V1 ड्रॉप होगा और ये इसका जो होगा V2 होगा। इट मीन्स कि सर यहाँ पे आपके पास V1 वोल्टेज का मतलब हो गया कि सर आपका थायरिस्टर कंडक्ट करेगा अलग अलग वोल्टेजेस पे, कोई V1 पे कंडक्ट कर रहा है, कोई V2 पे। यानी आपने एक थायरिस्टर बनाया जो आपका V1 पे कंडक्ट कर जाए, एक थायरिस्टर आपने बनाया जो आपके पास V1 पे क्या कर जाए, कंडक्ट कर जाए। ये वाला थायरिस्टर आपके पास V1 वाले वोल्ट्स पे कंडक्ट करता है। तो मैंने कहा कि लेट अस सपोज कि अगर ये आपके पास V1 पे कंडक्ट कर रहा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा है। लेकिन वहीं पे अगर आप V2 की बात करेंगे तो ये आपके पास V2 है जो कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहा है। हाँ भैया। मैंने कहा कि यहाँ पे आपने V1 वोल्ट्स को देखा तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया होगा, और ये आपके पास क्या होगा, V2 वोल्ट्स ब्लॉक हो गया होगा। एक V1 है और दूसरा कौन सा है, V2 है, जिसका ब्लॉकिंग आपके पास अवेलेबल है। यानी अगर आप देखोगे तो इसका कंडक्शन अलग तरीके से होगा, अलग वोल्ट से, और इसका कंडक्शन अलग वोल्ट से आपको दिख जाएगा कि सर ये यहाँ पे कहीं कंडक्ट करेगा, ये यहाँ पे कहीं कंडक्ट करेगा। यानी इसके कंडक्शन के लिए आपको अलग वोल्टेज अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप V1 को देखोगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे इतने ही दूर में इसका कंडक्शन हो जाएगा, इतने ही दूर में इसका कंडक्शन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसका कंडक्शन के लिए आपको इतना वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, इतना वोल्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अलग 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 वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी दोनों का वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। मैंने कहा कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ रीजन 1 के लिए। इसको हम लोग कह रहे हैं कि सर आप सपोज करिए कि ये आपके पास पहला वाला रीजन है, ये आपके पास दूसरा वाला रीजन है। तो मैंने कहा रीजन पहला मैं कह देता हूँ अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग क्यों हो रहा है, पहले मैं इसका रीजन दे देता हूँ। फर्स्ट रीजन क्या है, इसका फर्स्ट कॉज क्या है, इसका फर्स्ट रीजन क्या है। रीजन की स्पेलिंग सही है ना, देख लेना। अगर RESION होगा शायद, ये वो वाला रीजन हो गया, RESION रीजन। फर्स्ट रीजन इसका क्या है, ड्यू टू द डिफरेंस इन, ड्यू टू द डिफरेंस इन, क्या डिफरेंस हो जाता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन फॉरवर्ड, इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टर। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग का कैरेक्टर ही अलग अलग है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका वोल्टेज अलग, इसका वोल्टेज अलग, दोनों का वोल्टेज ही अलग अलग हो गया। तो हम लोग इसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करें भाई, अगर ये भी बराबर वोल्ट, ये भी बराबर वोल्ट पे विथ स्टैंड करता तो हम लोग कहते हैं कि इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो। अगर ये आपके पास 5 किलो वोल्ट और ये भी आपके पास कितना है, 5 किलो वोल्ट हैंडल करता तब ना 10 किलो वोल्ट होता। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि ये कह रहा है मैं 4.9 किलो वोल्ट को हैंडल कर पा रहा हूँ, और ये कह रहा है मैं 5 किलो वोल्ट को हैंडल कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसा क्यों है, ड्यू टू द डिफरेंस इन फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। मैं गारंटी नहीं ले सकता किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का कि उसका कैरेक्टरिस्टिक दोनों का क्या आ जाएगा, सेम, एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। दूसरा रीजन क्या होगा, अच्छा इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, मतलब इसको सही कैसे किया जाए, रेक्टिफिकेशन के लिए अभी हम लोग देखना, रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, रेक्टिफाई कैसे किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट
स्टैटिक 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 इक्वलाइजिंग सर्किट, इक्वलाइजिंग सर्किट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या है ये हम लोग आगे अभी देखेंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे। मैं आपको रेक्टिफिकेशन भी बताते जा रहा हूँ साथ साथ में। दूसरा रीजन देखो कि सर दूसरा कारण क्या हो सकता है। ये तो फॉरवर्ड बैच में आपने देखा, ऐसा ही आपको रिवर्स बैच में भी देख सकता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन ड्यू टू द डिफरेंस इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस या रिवर्स ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ हो सकता है, या आप छोड़ो ये तो हम लोग आराम से बात कर लेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग का कोई हमें ज्यादा झमेला नहीं है। हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए इशू बन सकता है। हम लोग फॉरवर्ड बायस में ही कह देते हैं कि सर रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक में भी आपके पास हो सकता है। तो ड्यू टू क्या कह सकते हैं, ड्यू टू द डिफरेंस द डिफरेंस डिफरेंस इन किसमें हो जाएगा, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से भी आपके पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसका TRR 1 हो, इसका TRR रिवर्स रिकवरी टाइम अलग हो। तो एक कोई पहले ऑन हो जाएगा, एक बाद में ऑन होगा, एक कम वोल्टेज को करेगा, एक ज्यादा वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। जिसका TRR ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज को ड्रॉप कराने लगेगा। तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए, इसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए कि सबका टाइम भी क्या रहे, एग्जैक्टली सेम हो जाए। तो हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्ट और डायनेमिक इक्वलाइजिंग रिंग, इक्वलाइजिंग रिंग आप क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। इक्वलाइजिंग सर्किट या इक्वलाइजिंग रिंग, इक्वलाइजिंग सर्किट कह दो, डायनेमिक सर्किट ही बोल दो, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। अब ये क्या है, अब ये क्या है, कैसे इसको कनेक्ट करें, क्या चीजें हम लोग इसको लगाएं। तो मैंने कहा सबसे पहले रीजन वन मतलब हम लोग ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को सेम करते हैं, यानी दोनों सेम वोल्टेज को क्या करें, ड्रॉप कराएं। दोनों ही क्या कर दें, सेम वोल्टेज को ड्रॉप कराएं। इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं, इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं, यानी पहले वाले का हम लोग रेक्टिफिकेशन बनाते हैं। क्या करें कोई बताओ कि हम लोग एक रिंग कनेक्ट करें कैसा। हमें क्या करना है, एक ऐसा करना है कि दोनों क्या हो जाए, सेम समय पे ट्रिगर हो, दोनों का वोल्टेज क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों का वोल्टेज क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज सेम हो जाए। सबसे पहला मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं फर्स्ट वाले का, रीजन नंबर 1 का मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं। तो मैं लिखता हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ रीजन 1, RESIUN। स्पेलिंग इधर उधर हो तो समझ लेना भाई, रीजन फर्स्ट का मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं। और मैंने क्या किया, देखना मैंने क्या किया, मैंने कहा जब मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं तो वोल्टेज ये दोनों बराबर बराबर ड्रॉप नहीं कर रहे। मैं कहा कैसे नहीं करेंगे, मैंने एक काम किया, एक काम करता हूं, ये आपका है थायरिस्टर। मैं कहा भैया अगर मेरे को वोल्टेज बराबर बराबर ड्रॉप कराना है तो मैं एक काम करता हूं, इसके अक्रॉस कनेक्ट कर देता हूं रेसिस्टर्स, इसके अक्रॉस कनेक्ट कर देता हूं रेसिस्टर्स, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। और यहां से मैं कनेक्ट कर देता हूं क्या, लोड, यहां से मैं कनेक्ट कर देता हूं क्या, लोड। बेसिकली आपके पास ये कुछ अवेलेबल हो जाए, ये आपके पास क्या होगा, VDC, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज VS हो जाएगा।
ये आपके पास हो जाएगा लोड। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो हमने कनेक्ट किया है ये आपके पास हो जाता है स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट बोलते हैं इसको। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये हमने एक्स्ट्रा कनेक्ट किया, अब इसमें बराबर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है। वोल्टेज डिवीजन रूल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये आपके पास हो जाता है स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट हम लोगों ने बना दिया। ये हमारे पास ऑक्टेन हो गया। बोलो भाई, क्या वोल्टेज दोनों में सेम होगा? क्या वोल्टेज दोनों में सेम होगा? और आपके पास क्या ऑक्टेन हो जाएगा? वोल्टेज ऑक्टेन हो जाएगा, तो दोनों सेम वोल्टेज पे क्या हो जाएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अक्रॉस क्या है, पैरेलल है। और दोनों के अक्रॉस आपने यहाँ पे लोड वोल्टेज अप्लाई कर दिया। पैरेलल है, आपने क्या अप्लाई किया है, लोड वोल्टेज को अप्लाई कर दिया। बोलो भैया। ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग डायनेमिक डायनेमिक के लिए क्या करें? हम लोग अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो दूसरा एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि सर हमारा जो करंट है वो सेम नहीं हो रहा है, या आप कह रहे हैं रिवर्स रिकवरी टाइम जो है वो सेम नहीं हो रहा है। रिवर्स रिकवरी टाइम का क्या है, डिफरेंस है। हम लोग इसके लिए क्या कनेक्ट करते हैं, डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट कनेक्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट की बात करूं तो वो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने कहा कि अगर आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ रीजन नंबर 2, रेक्टिफिकेशन ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम, इसका हमें रेक्टिफिकेशन करना है। रिवर्स रिकवरी टाइम का कैसे कर सकता हूं मैं? ये मेरे पास कुछ ऐसे होगा कि ये आपका थायरिस्टर हो गया, ये आपका थायरिस्टर हो गया। तो सर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास लोड हो जाएगा, ये आपके पास लोड हो जाएगा, ये आपके पास सोर्स वोल्टेज हो जाएगा Vs। यहां से आपके पास हो जाएगा फर्स्ट, ये आपके पास हो जाएगा सेकंड, और यहाँ पे आप कहोगे कि सर इन दोनों को सेम टाइम पे ऑन कराना है। यानी अगर मैं आपसे कहूं, इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक का रिवर्स रिकवरी टाइम, एक कुछ और चार्ज को स्टोर कर रहा है और दूसरा कुछ और चार्ज को स्टोर कर रहा है। जिसका स्टोरेज ज्यादा होगा वो देर में ऑन होगा, जो जो ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा वो देर में ऑन होगा। यानी ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो जा रहा है। मान लो ये फर्स्ट है तो फर्स्ट ज्यादा चार्ज को स्टोर कर लिया, या फर्स्ट कम चार्ज को स्टोर किया। लेकिन जो सेकंड वाला है ये आपके पास सेकंड वाला आपके पास, एक को फर्स्ट बना देता हूँ, एक को सेकंड बना देता हूँ, एक को फर्स्ट बना देता हूँ, एक का सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला कम चार्ज को स्टोर किया हुआ है, लेकिन सेकंड वाला ज्यादा चार्ज को स्टोर किया, तो इसका टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी इसका TRR, इसका TRR, ये TRR2 हो गया कि ये आपको ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि फर्स्ट वाले का TRR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फर्स्ट वाले का TRR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिवर्स रिकवरी टाइम कम हो जाएगा, ये कम समय में ही क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि अलग अलग चार्ज है, अलग अलग इसका ऑन ऑफ का कंडीशन है। तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों को सेम टाइम पे ऑन कराना है। यानी हमारा मेन टास्क है TRR1 इज इक्वल टू TRR2 इज इक्वल टू कोई एक सेम टाइम पे दोनों ऑन हो जाए, दोनों पे चार्ज क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी अगर मेरे को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट जाना है, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट जाना है, तो सेम टाइम लगे। तो कि आपके पास मिनिमम लॉस के साथ हम लोग क्या कर सके, फास्टर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डायनामिक सर्किट का यूज किया। अब देखिएगा मैं अपने SCR को कैसे कैसे प्रोटेक्शन पे लगाता हूँ। ये मेरा SCR है। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया कि सर दोनों SCR के अक्रॉस मैंने कनेक्ट कर रखा है क्या, ताकि हमारे पास इक्वल वोल्टेज क्या हो सके, ड्रॉप हो सके। यानी आपने एक रसिस्टर यहाँ कनेक्ट किया है, एक रसिस्टर यहाँ कनेक्ट करिए फॉर इक्वल वोल्टेज ड्रॉप के लिए।
ताकि हम लोग क्या कर सके, बराबर बराबर वोल्टेज ड्रॉप करा सके। ये आपके पास क्या कनेक्टेड है सर, ये आपके पास लोड कनेक्टेड, और ये आपके पास क्या है सर, सप्लाई वोल्टेज है यानी वीएस कनेक्टेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने कनेक्ट कर दिया है क्या, रेसिस्टेंस, और आपने कनेक्ट कर दिया है क्या, कैपेसिटेंस, यानी आर और सी आपने कनेक्ट किया। यहाँ पे रेसिस्टेंस और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस, ये आपके पास कनेक्टेड है। और डायनेमिक सर्किट का मतलब है कि यहाँ से मैंने डायोड को जोड़ दिया है, यहाँ से मैंने क्या कर रखा है, पैरेलल में रेसिस्टेंस के डायोड को जोड़ दिया। ये आपके पास अवेलेबल, ये आपके पास अवेलेबल होगा क्या, जैसे ही आपका जैसे ही आपका रिवर्स रिकवरी टाइम को देखिएगा, जैसे जैसे जब आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करोगे, जब तक ये रिवर्स रिकवरी में आ रहा होगा, डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, कैपेसिटर इस समय क्या होगा, चार्ज होगा, कैपेसिटर इस समय चार्ज होगा। जैसे ही वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, डायोड रिवर्स बैच में चला जाएगा, यानी इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, सेम वोल्टेज, और इसके अक्रॉस भी क्या आ जाएगा, सेम वोल्टेज, और ये ट्रिगर कर जाएगा, अचानक से ट्रिगर करेगा दोनों को, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्वलाइजिंग, इक्वलाइजिंग, LIZING, इक्वलाइजिंग सर्किट बोलते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक, ये डायनामिक हो गया, और ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक, स्टैटिक इक्वलाइजिंग, इक्वलाइजिंग सर्किट बोलते हैं। ये आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी ये आपने थायरिस्टर कुछ ऐसा बना दिया, यानी ये आपके पास गेट हो गया, ये आपके पास गेट हो। एक थायरिस्टर के अंदर प्रोटेक्शन देख पा रहे हैं, कितना ज्यादा प्रोटेक्शन है, कि आपने पहले डायनेमिक सर्किट बनाई है, यहाँ से आपने एक डायोड लगाया, इनिशियल में डायोड ऑन था तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा डायोड ऑफ हो जाएगा, एक रेसिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होगा, यहाँ पे ट्रिगर करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो कुछ स्पाइक्स के रूप में ऐसे चलता है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो सेम वैल्यू है तो सेम स्पाइक क्रिएट करेगा, और दोनों क्या हो जाएगा, सेम टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, दोनों सेम टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है कि डायनेमिक सर्किट और स्टैटिक इक्वलाइजिंग रिंग का हम लोग यूज क्यों किए हैं। जी सर, आ रहा है सर। अब हम लोग जो बात करेंगे, ये तो हमारा सीरीज का प्रोटेक्शन हो गया, कि अगर हम लोग सीरीज में डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कैसा प्रोटेक्शन था। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल में भी हमारे पास कुछ इशू है। ये हमारा जो इशू था, ये बेसिकली किसके था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज के लिए, है ना, सीरीज कनेक्शन के लिए। दूसरा हमारे पास जो इशू आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल SCR। दूसरा हमारे पास जो इशू है दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन SCR, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन SCR प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या, पैरेलल कनेक्टेड SCR, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल कनेक्टेड थायरिस्टर। पहली प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दो थायरिस्टर को, इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, यानी फर्स्ट प्रॉब्लम, यानी आपके पास क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ करंट, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ करंट। एक थायरिस्टर कुछ और करंट लेके जा रहा है, दूसरा थायरिस्टर कुछ और, ड्यूरिंग द कंडक्शन मोड, ड्यूरिंग द कंडक्शन मोड, कंडक्शन मोड ऑफ ऑपरेशन, कंडक्शन मोड ऑफ ऑपरेशन। अब इसका कारण क्या है कि सर क्यों ऐसा लेके जा रहा है, रीजन नंबर 1, फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन, इसका पहला कारण क्या है, यानी आपके पास डिफरेंट क्या कह सकते हैं हम लोग, फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से, तो मैं लिख दे रहा हूं ड्यू टू,
different different forward bias forward forward conduction different due to difference in forward conduction mode, difference in uh, forward forward conducting कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे कह लो फॉरवर्ड कंडक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ऐसा होगा। अब इसको सर रेक्टिफाई कैसे किया जाए कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये सर इसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए? तो फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इसको रेक्टिफाई करना है तो आप क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए एक कनेक्ट करंट करंट इक्वलाइजिंग सर्किट, करंट इक्वलाइजिंग करंट इक्वलाइजिंग सर्किट आप कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका, सेकंड रीजन क्या हो सकता है भाई अनइक्वल शेयरिंग का? सेकंड रीजन क्या हो सकता है? सेकंड रीजन आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है, क्या, टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट, difference of temperature while conducting nature, while in conduction या in conducting mode। कंडक्टिंग मोड में एक के अक्रॉस टेम्परेचर अलग होगा, दूसरे के अलग अलग होगा। रेक्टिफिकेशन कैसे करना पॉसिबल है? रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन हीट सिंक का यूज करते हैं। यूज अ कॉमन हीट सिंक। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कॉमन हीट सिंक का यूज कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। ये ऑप्शन में दिखेगा, ये ईएसई में कई बार पूछा है, सिमेट्रिकल इसी नाम से पूछा है, सिमेट्रिकल हीट सिंक भी बोलते हैं, हीट सिंक। इसका हम लोग यूज कर ले फॉर ऑल द पैरेलल, फॉर ऑल द पैरेलल फॉर ऑल द पैरेलल क्या, कनेक्टेड, ऑल द पैरेलल कनेक्टेड थायरिस्टर, सभी पैरेलल कनेक्टेड थायरिस्टर के लिए। सबसे पहली जो हम लोग बात करेंगे वो रीजन नंबर 1 की बात करेंगे, रीजन नंबर 1 की बात करेंगे। और क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन बराबर नहीं, ड्यू टू द डिफरेंस इन फॉरवर्ड कंडक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये बराबर नहीं। मान लो, इसके लिए मेरे को समझने के लिए मैंने कहा कि मान लीजिए कि दो थायरिस्टर हैं, इसको आपने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है, दो थायरिस्टर हैं, इसको आपने क्या कर रखा है, पैरेलली कनेक्ट कर रखा है, ये दो थायरिस्टर। और यहां से आपने कहा कि सर यहां से जाने वाला करंट I1 है, यहां से जाने वाला करंट I2 है, ये थायरिस्टर T1 है और ये थायरिस्टर कौन सा है, T2 है। यहां से आपने इसको ऑन किया है Ig1 लगा के, इसको ऑन किया है Ig2 लगा के, क्योंकि दोनों का करंट ही क्या है, अलग अलग, दोनों का करंट ही क्या है, अलग अलग। ठीक है, यहां से दोनों में बहने वाला लोड करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस कितना हो जाएगा, I2, यानी लोड करंट बह रहा होगा I1 प्लस कितना, I2। ये आपके पास कुछ करंट होगा, यहाँ कहीं लोड कनेक्टेड होगा। यानी अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में दोनों का अलग अलग होगा। अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अलग अलग होगा, कि सर पहले वाले का इधर जा रहा होगा, सेकंड वाले का इधर जा रहा होगा। ये दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, यानी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ करंट है। यानी एक के लिए आप देखोगे सेम वोल्टेज ड्रॉप पे अलग अलग करंट आपको देखने को मिल रहा है। सेम वोल्टेज ड्रॉप पे अगर आप देखिए तो आपको दिख जाएगा क्या, कि सर अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप, अलग अलग करंट आपको ऑब्टेन हो जा रहा है। यहाँ पे I1 करंट हो गया और यहाँ पे I2 करंट हो गया। यानी अगर मैं बात करूं कि सेम वोल्टेज ड्रॉप पे कुछ आपके पास ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है, तो इस वोल्टेज ड्रॉप के लिए ये करंट I2 हो गया और यहाँ पे करंट कितना हो गया, I1। ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि सर यहाँ पे I1 की वैल्यू ज्यादा है सेम वोल्टेज ड्रॉप पे, और I2 की वैल्यू क्या है, कम है। अगर मैं दोनों की वैल्यू को सेम करा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्या किया जाए?
मैं एक काम करता हूँ, देखो, अगर दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं तो इसका रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइजिंग सर्किट का यूज करते हैं। लेकिन इक्वलाइजिंग सर्किट कुछ अलग नहीं है। एक छोटा सा मैं क्या कर देता हूँ, इंडक्टर लगा देता हूँ, जिसका भी करंट ज्यादा, इंडक्टर हमेशा अपोज करता है रैपिड यानी सडन चेंज ऑफ करंट को, यानी सडन चेंज ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। यानी ये आपके पास है थायरिस्टर, ये आपके पास है थायरिस्टर, और ये आपके पास लगा हुआ है, मैंने लगा दिया इंडक्टर। जिसका भी करंट ज्यादा होगा उसको रोक देगा। अचानक से अगर किसी का करंट ज्यादा बढ़ेगा, उसको इंडक्टर रोक देगा, और ये हमेशा क्या लेके आएगा, बराबर वैल्यू पे लेके आएगा। ये आपने इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, और यहां से आपने क्या कनेक्ट कर रखा है कि सर यहां से अब की बार लोड आएगा, दैट इज I1, और यहां से कितना I2, और ये आपका थायरिस्टर T1 हो गया, और ये आपका थायरिस्टर T2 हो गया, और यहां से बहने वाली करंट IL इज इक्वल टू I1 प्लस कितना हो जाएगा, I2। ये आपके पास लोड करंट हो जाएगा। यानी अगर हम लोग कहते हैं कि ये इंडक्टर आपने जो एक्स्ट्रा कनेक्ट किया है, ये बेसिकली आपके पास क्या करेगा, जैसे ही पैरेलल में करंट में चेंज आएगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस करा देगा इसके अक्रॉस, जो हमेशा क्या करेगा, एबॉलिश करेगा, हमेशा अपोज करेगा करंट का। इस इट मीन्स क्या कह रहा हूं, वेन एवर देयर इज, वेन एवर एवर देयर इज क्या, चेंज इन द करंट, change in current, change in current in parallel circuit, in parallel path, या circuit कह दो, in parallel path, then then EMF is induced in the reactor, in the reactor, रिएक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए, अपोज द वेरिएशन ऑफ, अपोज द वेरिएशन ऑफ करंट, करंट के वेरिएशन को अपोज करने के लिए, दिस इक्वलाइज द करंट शेयरिंग, दिस इक्वलाइज द current sharing, this equalize the current sharing in all the parallel path, in all the parallel path, parallel path के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट रह गया, टेम्परेचर को कॉमन हीट सिंक का यूज करेंगे, यानी इस वाले रीजन का रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। ये तो रीजन 1 का रेक्टिफिकेशन हो गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ कौन सी का, रीजन 2 का, रीजन नहीं, रीजन 2। ये इंग्लिश का हर शब्द एक जैसा क्यों है भाई, अलग अलग होना चाहिए। यहां से लेटर सपोज करिए कि आपके पास अलग अलग थायरिस्टर का, आपके पास क्या है, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग थायरिस्टर का आपके पास क्या है, अलग अलग थायरिस्टर्स के आपके पास अलग अलग टेम्परेचर। तो इन सभी को आप क्या करिए, एक कॉमन हीट सिंक लगाइए, यानी आप क्या करिए, एक सिमेट्रिकल हीट सिंक लगाइए। कॉमन से बेहतर है कि सिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हर एक थायरिस्टर आपके पास इन्वॉल्व हो सके और सेम हीट को डिसिपिटेट करा सके। यानी आपका एक थायरिस्टर अगर यहाँ पे है तो दूसरा थायरिस्टर आपके पास यहाँ पे हो, तीसरा थायरिस्टर आपके पास यहाँ पे हो, सिमेट्रिकल है, सभी का डिस्टेंस आपके पास क्या है, सेम रहना चाहिए। यानी आपके पास जो डिस्टेंस होना चाहिए, यहां से यहां सेम होगा, यहां से यहां सेम होगा, और यहां से यहां सेम होगा। ये सारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी आपके पास क्या होगा, T1 थायरिस्टर है, T2 थायरिस्टर है, T3 थायरिस्टर है। ये आपने क्या बना दिया, हीट सिंक बनाया। ये सिमेट्रिकल हीट सिंक है, जो आपके पास क्या करेगा, सिमेट्रिकल, या आप कह सकते हो कॉमन हीट सिंक, कॉमन हीट सिंक है, हीट सिंक कॉमन भी है, सिमेट्रिकल भी है। ये सभी में से इक्वल नंबर ऑफ हीट को क्या कराएगा, डिसिपिटेट कराएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। जी सर, आ रहा है। अब इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे पास मुश्किल से 2 क्लास और बचेगी, यानी 2 घंटे की क्लास और रहेगी। हमें जीटीओ पढ़ना है, मॉसफेट पढ़ना है, ट्रायक पढ़ना है, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर पढ़ना है, डायक पढ़ना है, पावर ट्रांजिस्टर पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस की थोड़ा सा, है ना। उसके बाद सिमेट्रिकल स्विचेस पढ़ लेना है, और इस तरह से हमारा एक आईजीबीटी पढ़ लेना है। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 ओवर हो जाएगा। अब हमारे पास जो बची है एट मोस्ट थियोरेटिकल क्लास कितनी, 2 to 2.5 या 2 पॉइंट इतना, इतना क्लास और बची है। 2 से ढाई घंटा, एट मोस्ट 3 आवर्स की क्लास हमारे पास बची हुई है। 3 आवर्स की क्लास बची हुई है। अगर मेरे पास कल टाइम रहा तो फिर मैं कल 2 आवर्स की क्लास ले लूंगा, और इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 1 जैसे ही वाइंड अप हो जाएगा, इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। यानी मान के चलिए, आज कितना तारीख है, 15। आज 15 दिसंबर है। 16, 17 ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा पूरा SCR। SCR माने चैप्टर नंबर 1 का थ्योरेटिकल पोर्शन ओवर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आपको 18 को मैं करवा दूंगा, 18 को आपको मिल जाएगा। और आपको 18 को मिल जाएगा, और फिर हो सकता है मे बी 19 आपका ऑफ हो जाए। 19 आपका हो सकता है ऑफ हो जाए, मे बी, ठीक है। ये अभी श्योरिटी नहीं है, 19 हो सकता है आपका ऑफ रहे। 20 को आपको स्टार्ट हो जाएगा क्या, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर 20 को आपका रेक्टिफायर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। मैं एक बार आपको दिखा दूं, अकॉर्डिंग टू जेई अगर हम लोग देखें, यहाँ देखो, पावर डायोड बेसिक स्ट्रक्चर, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऑन स्टेट लॉसेस, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल ऑपरेशन, डायोड्स, नंबर सर्किट, 2 तरह का बता दिया, करंट और वोल्टेज, शॉर्टकी डायोड। थायरिस्टर में देखो, थायरिस्टर में आपको मैंने क्या क्या बता दिया। थायरिस्टर फैमिली अभी बचा हुआ है, फैमिली अभी बचा हुआ है, रुक जाओ। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ थायरिस्टर हो गया, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, रेटिंग एंड प्रोटेक्शन हो गया, टेम्परेचर राइज एंड कूलिंग ऑफ थायरिस्टर हो गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया हीट सिंक लगा के आपको कूल करना है, जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग रेसिस्टेंस का टेम्परेचर रेसिस्टेंस कंसीडर किया था। कौन कौन सा, सबसे पहले JC था, फिर उसके बाद θCS था, फिर θSA था। ये आपके पास लगा दिया था, यहाँ से आपका टेम्परेचर मूव कर रहा था। ये आपका TJ था, ये TC था, ये आपके पास TS था। यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, एम्बिएंट टेम्परेचर TA था। थायरिस्टर फायरिंग सर्किट्स मैंने आपको पढ़ा दिया, RC फायरिंग सर्किट, UGT ट्रिगरिंग हो गया, थायरिस्टर कम्यूटेशन लाइन हो गया, लोड कम्यूटेशन हो गया, फोर्स कम्यूटेशन, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर। आज मैंने बताया है सीरीज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर, और इसके क्या क्या इश्यूज हैं उस पे मैंने डिस्कशन कर लिया। तो ये वाला पोर्शन आपका पूरा हो गया। यहाँ पे थायरिस्टर फैमिली बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, जिसके थायरिस्टर फैमिली के साथ साथ, क्योंकि ये पावर मॉसफेट है, VI कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी इसी का फैमिली है। कैरेक्टरिस्टिक है ऑपरेटिंग लिमिटिंग सेफ एरिया, गेट स्नबर सर्किट, गेट एंड स्नबर सर्किट, ये मैंने आज पढ़ा दिया, ये खत्म हो चुका है। GTO बचा हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर, IGBT, कैरेक्टरिस्टिक, स्नबर सर्किट, ड्राइव एंड स्नबर सर्किट 10 बार लिखा है, वही सेम है। FCT, MCT, RCT, BJT एंड इस एप्लीकेशन,
ये आपका मान के चलिए 2 दिन में ओवर हो जाएगा। कुछ नहीं है, 2 दिन का मतलब है एटमोस्ट, मैंने आपसे कहा ना 3 आवर्स एटमोस्ट, जाते जाते ये ओवर हो जाएगा ये पूरा। रेक्टिफायर्स, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स कुछ भी नहीं है, बेसिक सा ऑपरेशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। सिंगल फेज कैसे कंट्रोल रेक्टिफायर करते हैं? हाफ वेव, फुल वेव एंड सेमी कन्वर्टर्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एटमोस्ट मान के चलिए 6 आवर्स ये आपको लगेगा, 6 आवर्स के आसपास आपको लगेगा। एई के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास मेंशन किया गया था कि एई के सिलेबस में दिया गया था, क्या था उसके अंदर, एई के सिलेबस के अंदर आपके पास इन्वर्टर मेंशन किया गया, लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? यानी 6 आवर्स ये और बच रहा है। एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चोपर्स, चोपर्स को पढ़ाना पड़ेगा। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, इसको हम लोग कहते हैं ड्राइव, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ये बेसिकली एनालॉग का पार्ट है। टाइमिंग सर्किट, मोनोस्टेबल, डाइस्टेबल आईसी, ये पूरा एनालॉग का पार्ट है। यहाँ से आपके पास एनालॉग। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो अभी भी हमारे पास 6 6 12 एक 13 घंटा या 14 घंटे का सिलेबस आपके पास है। 14 आवर्स और, ठीक है, 14 आवर्स और, इतने में मैं पूरे अच्छे से वाइंड अप करूंगा, इतने में आपका अच्छे से वाइंड अप हो जाएगा। सर ये जो टाइगस्टर से टॉपिक सर कौन सा, मतलब कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनने का चांसेस ज्यादा रहता है सर? चैप्टर नंबर 1, जी सर। चैप्टर नंबर 1 आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे, यहाँ से ज्यादा ये क्वेश्चन सर ये बनने। जो कम्यूटेशन और यूजीटी जो, मतलब चैप्टर नंबर 1 आप छोड़ ही नहीं सकते। सर यूजीटी और कम्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ये जो। इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, जब मैं पढ़ा था तब पर भी मेरे को नहीं समझ में आता था। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है ना सर, ज्यादा क्वेश्चन हाँ समझ। हाँ 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 हाँ, कम्यूटेशन को रिवीजन ज्यादा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, कम से कम 6 7 बार अपने टाइम पे पढ़ा, तब मेरे को समझ में आया कम्यूटेशन क्या हो रहा है। और है कुछ नहीं, बस उसका करंट का बढ़ना, करंट का घटना, करंट कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ घट रहा है, वोल्टेज कब ज्यादा हो रहा है, कब घट रहा है, बस ये देखना होगा। सर्किट आपको याद करना होगा, 3 ही तो कम्यूटेशन आपको याद करना है, एक करंट, दूसरा वोल्टेज। 3 कहाँ, 2 याद करना है, एक करंट, करंट की वैल्यू को घटाना बढ़ाना है, और दूसरा वोल्टेज, रिवर्स वर्स वोल्टेज लगाना है। सर्किट में अगर आप देखोगे तो आपका सर्किट में एक जगह कैपेसिटर आर एल दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक जगह कैपेसिटर लगा हुआ है, नीचे थैरिस्टर के साथ इंडक्टर लगा हुआ है। तो आपको वो चीजें दिमाग में रख के बार बार आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, थैरिस्टर को खुद से ऑक्सिलरी ऑन कराओ, फिर उसको ऑफ कराओ, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा और चीजें आसानी से हो जाती हैं। लेकिन वो व्यक्ति पढ़ता नहीं है ना, बार बार रिवीजन नहीं करता, इस वजह से उसको इश्यू होता है। सर यूजीटी का सिर्फ सर यूजीटी वर्किंग एज ऑसिलेटर और उसके बाद सिंक्रोनाइज यूजीटी फायरिंग सर्किट, ये दो ही रहेगा ना? वो तो सेम है ना, फायरिंग सर्किट है, यूजेटी फायरिंग सर्किट है, ये यूजेटी फायरिंग सर्किट है। एज एन ऑसिलेटर मैंने आपको दिखाया है कि देखो, अगर मैं यूजेटी लगा रहा हूँ तो वेव शेप ऑसिलेट कर रहा है, बार हम्म बार इम्पल्स आपके पास आ रहा है। और उसके बाद मैंने आपको उसी को ट्रांसफार्मर के साथ गेट से कनेक्ट करके दिखा दिया कि देखो, हम्म, इसी वेव पल्स को मैंने लेके अगर मैं गेट के ऊपर लगा देता हूँ तो गेट के अंदर करंट आएगा, अचानक से आएगा, जिसकी वजह से आपका थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। बस सिंक्रोनाइजिंग का कुछ अलग रोल थोड़ी ना है, बस वो तो बस एक ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन है। ठीक है सर। ठीक है, हम्म ठीक है, चलिए मिलेंगे। हो सकता है कल भी 2 घंटे की क्लास हो तो आपके पास चीजें बहुत ज्यादा कवर हो जाएंगी। कल भी आपके पास 2 घंटे की क्लास होगी, कल मेरी क्लास ऑफलाइन नहीं है, तो आपके पास कवर हो जाएंगी।